सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम मोशन बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में गति बोलते हैं। साइंस से रिलेटेड ये टॉपिक इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। चाहे वो बोल सकते हैं जो हमारे पास DSSD की न्यू वैकेंसी है, या फिर देख सकते हैं सुपर टेट जो हमारे पास आने वाला है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। मीन्स गति या मोशन से रिलेटेड जो भी मेन डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे अच्छे समझेंगे। फिर सेपरेट वीडियो में PYQ से सेपरेट बोल सकते हैं, मोशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सेपरेट वीडियो में, अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो आज देखते हैं मोशन के कॉन्सेप्ट को, इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक है उन सबको यहाँ पर कवर करेंगे, जो टीचिंग एग्जाम्स में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास मोशन से सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वो कॉन्सेप्ट है क्या, बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे डिस्टेंस का, देन डिस्प्लेसमेंट का। और हमारे पास थ्योरेटिकली इसे रीड करने के, फिर बोल सकते हैं पढ़ने की ज्यादा खास नीड नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। ध्यान रखना है डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में जो भी आपने डिस्टेंस कवर करी है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पाथ आपने कवर किया है, लंबाई बोल सकते हैं हिंदी में, किसी निश्चित समय में कोई भी तय की हुई हमारे पास जो भी हमारे किसी भी पाथ को कवर करने में जितनी भी लंबाई हमने तय की, जितनी भी लंबाई हम चले, वही उसकी दूरी होती है। मीन्स इंग्लिश आप शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं टोटल पाथ कवर। माना आपको A पॉइंट से किसी B पॉइंट पर जाना है, आप कैसे भी जाएं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब जो भी आपने पाथ कवर किया, ये सब क्या होती है, इसकी डिस्टेंस होती है। अगर मैं इसी एग्जांपल की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को समझूं, तो इसको ध्यान रखना है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर मतलब छोटे से छोटा रास्ता जिसकी एक परफेक्ट डायरेक्शन भी हो। इसमें ध्यान रखना, इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डायरेक्शन बोल सकते हैं हमारे पास दिशा वाला कॉन्सेप्ट, इसमें डायरेक्शन कॉन्सेप्ट नहीं होता। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही नहीं चलना आपको। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो घूम सकते हैं, चारों तरफ घूम लिए, किधर भी रैंडमली मूव कर लिए, वो मेरी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसमें फर्क देखिएगा, किसी A पॉइंट पर आप और आपको किसी B पॉइंट पर जाना है, सो हमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। मींस बोल सकते हैं डायरेक्टली मुझे A से B में जाना पड़ेगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर। छोटे से छोटा जो रास्ता आपने कवर किया है, जो लंबाई तय की है, वही हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें ध्यान रखना स्पेसिफिक डायरेक्शन जरूर है कि एक ही डायरेक्शन में उसने मूव किया है। सो ये चीज ध्यान रखना है। यही चीजें इन्हें एक और चीज से रिलेट करेंगे, स्केलर और वेक्टर से। जो चीजें मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी कर लूंगा, स्केलर वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, या इसी में भी देख लेंगे हम, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि डिस्टेंस में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। ये क्या होता है, छोटे से छोटे तय की गई दूरी। ये क्या होता है, हमारे पास टोटल तय की गई दूरी। जितने भी आपने टोटल पाथ कवर किया वो हमारे पास डिस्टेंस होती है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हुआ, मतलब कुछ ज्यादा इससे डीप है नहीं। अगर हम इसकी बात करें डिस्टेंस को किस चीज में मेजर करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी यूनिट होती है वो मीटर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी भी यूनिट मीटर होती है। आपको पता है, आप कहीं पर भी मूव करेंगे सो आप मीटर या सेंटीमीटर, जो भी हमारे MKS CGS सिस्टम से जो हमारे पास सिस्टम के अकॉर्डिंग यूनिट आई है, वो यूनिट आ जाएंगे ना। सो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, दूरी का और विस्थापन का, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक चीज और भी क्लियर हो गई, इसमें डायरेक्शन नहीं होती और इसमें डायरेक्शन होती है। इसमें डिफरेंसेस भी देखेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं ना। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक, फिर इसके कॉन्सेप्ट को बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास दूरी और विस्थापन के बाद एक और कॉन्सेप्ट कौन सा है, वेग वाला और स्पीड वाला, जिसे हम बोल सकते हैं मोशन बोलते हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। दूरी, विस्थापन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद सेम वही चीजें हैं दो और, मतलब उसी को रिलेट करती हैं। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस कवर किया था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। सेम वैसे ही दूरी क्या होती है। अब दूरी के लिए मैं आपको, मतलब स्पीड क्या होती है, स्पीड को हिंदी में हम चाल बोलते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूले से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। और हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आपको अच्छे से इजीली डिफरेंस बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, यस और नो। कैसे लिखते हैं इसे, स्पीड को एस इक्वल में डी अपॉन टी भी लिखते हैं, और इसे कैसे लिखते हैं, ये वेलोसिटी को v इक्वल में ds अपॉन में dt भी लिखते हैं। अब दोनों में ना डिफरेंसेस देखो, क्या क्या डिफरेंसेस है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्पीड हमारे पास क्या होता है, कोई भी, मैंने आपको बताया था, जो भी डिस्टेंस आप कवर करेंगे पर यूनिट टाइम में, कुछ भी पर्टिकुलर टाइम में, वो आपकी स्पीड होगी, जिसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट का भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। कहते नहीं तू कितनी की स्पीड से जा रहा है, कि 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर, वो उसकी MKS हो जाएगी। ये हमारे पास वो, मतलब मैं यूनिट का सिस्टम भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट वाला बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, किलोमीटर मीटर होता है ना, ऐसी आवर, और ये हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है। तो किलोमीटर पर आवर में बता दो या मीटर पर सेकंड में बता दो, मतलब होता वो स्पीड वाला कॉन्सेप्ट ही है।
सो स्पीड का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। क्या होता है स्पीड में, टोटल जो भी हमने डिस्टेंस कवर किए पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होती है, स्पीड होती है, जिसे हम हिंदी में चाल भी बोलते हैं। टोटल तय की गई दूरी किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो स्पीड आ जाएगी। ऐसी सेम वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, हिंदी में से वेग बोलते हैं। वेलोसिटी इक्वल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सो वेलोसिटी को हम डी वी इक्वल में डी एस अपॉन डी टी क्यों बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई ना कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कवर होता है, यही इनमें डिफरेंसेस है वेलोसिटी में और स्पीड में। कोई भी बता देगा तो आप ध्यान रखना, स्पीड में डिस्टेंस होती है और वेलोसिटी में हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पर्टिकुलर टाइम वाला कॉन्सेप्ट सेम वही है, टोटल जो पाथ कवर किया डिस्प्लेसमेंट वाला पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है। इसकी यूनिट भी सेम होती है, क्या, मीटर पर सेकेंड। फिर वही सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर वाला कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सिस्टम को भी वीडियो के बीच में लास्ट में चेक कर लेंगे, ऐसा ही सिस्टम हमारा होता क्या है, 2 ही मिनट का कॉन्सेप्ट है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये भी क्लियर हुआ डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मैंने वहां पर बताया था डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, कट करा था ना, बिल्कुल अभी डायरेक्शन नहीं होती। सो स्पीड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेम वेलोसिटी में मैंने डिस्प्लेसमेंट में लिखा था डायरेक्शन होती है। सो ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होती है, जिसमें डायरेक्शन होती है और कोई ना कोई अमाउंट होता है, जिसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं, साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन भी होती है और उसका साइज भी होता है, फिजिकल क्वांटिटी, कोई ना कोई अमाउंट भी होता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी, इन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसको भी एक बार लिखकर अच्छे से समझा देंगे ना। अब देखते हैं, ये हमारे पास हुआ स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम त्वरण बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में होता है एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट। काफी इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। इससे जो बोलते हैं ना कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन ज्यादातर इससे आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत स्मूथ अच्छे से समझेंगे। इसके फॉर्मुले से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्सेलरेशन को अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो बोल सकते हैं जो हमारे पास वेलोसिटी में चेंजेस आता है, पर यूनिट टाइम में चेंजेस जो भी आता है वो एक्सेलरेशन होता है। फॉर्मूला देखते हैं। सो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। सो देखो इससे ना हमारे पास ये क्लियरली बोल सकते हैं, डेफिनेशन क्रिएट हो गई है। वेलोसिटी में जो भी चेंजेस आएगा पर यूनिट टाइम हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी में चेंजेस कैसे कैसे आएगा मैं इसे अच्छे से लिखकर भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। वेलोसिटी में चेंजेस मतलब डी भी लिख सकते हैं, डी टी, ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। और ए इक्वल में वेलोसिटी में चेंजेस मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, यू से करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। ये फॉर्मूला भी ऐसे यूज किया जाता है काफी बार। सो आपने देखा होगा, इसको ऐसे भी यूज करा जाता है और ऐसे भी। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी इसकी, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। एक बार टाइम और है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेक कर लेंगे। सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ये भी और ये भी, ये भी। कहीं कहीं पर हमारे पास वेलोसिटी ध्यान रखना, एक्सीलरेशन कहीं कहीं पर हमारे पास कैसा होता है, पॉजिटिव ए होता है, कहीं कहीं पर एक्सीलरेशन कैसे होता है, नेगेटिव ए होता है। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है, जब मेरे पास वेलोसिटी टाइम के चेंजेस के साथ साथ इंक्रीज होती रहे। कैसी होती रहे, वेलोसिटी क्या होती रहे, बढ़ती रहे, तब तो मेरे पास एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। टाइम के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी घटती रहे तब मेरे पास एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। इसी वाले केस को डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। वेलोसिटी नेगेटिव होती रही कब, जब वेग तो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेग घटता रहेगा, तो वेग घटेगा तो वेलोसिटी हमारे पास बोल सकते हैं एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कब हमारे पास एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज, मतलब कब पॉजिटिव आएगा और कब नेगेटिव आएगा। टाइम के साथ साथ वेग बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, टाइम के साथ साथ वेग घट रहा है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना है, रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं। यूनिट क्लियर है, फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर है। इसमें वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वी फॉर वेलोसिटी, वी फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इसमें है तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखना अच्छे से। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई आ जाएगा ए टी वी माइनस यू, माइनस वाला इधर आकर प्लस का u प्लस ए टी। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सी इक्वेशन है। यह है गति के समीकरण की पहली इक्वेशन। गति के समीकरणों को समझते जिन्हें इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, सभी इक्वेशन को यहाँ पर वन बाय वन मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट क्या होती है, v इक्वल में u प्लस ए टी, ठीक है ना। चारों इक्वेशन को देखेंगे, इनकी वेरिएंस भी देखेंगे, यूनिट भी देखेंगे। सेकंड क्या होती है, s इक्वल में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
थर्ड हमारे पास क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल में u स्क्वायर प्लस 2as, माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ वन एंड लास्ट वन ये भी लिख लेते हैं, एस टी वाली u प्लस 1/2 2t माइनस 1। वेयर लिखते हैं, कौन सी चीज क्या है यहाँ पर, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है और st क्या है। ठीक है, v हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी, क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब लिखेंगे u, जिसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसे क्या बोलते हैं हम, इसकी यूनिट भी हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसे बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इसे बोलते हैं अंतिम वेग। अब देखेंगे a क्या है, a हमने अभी पढ़ा ही था, जिसे हम एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, एक्सीलरेशन हिंदी में हम इसे त्वरण बोलते हैं, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे से। t हमारे पास क्या है, समय है, टाइम है, जिसे हम यूनिट होती है इसकी सेकंड। a क्या है, s हम एज ए डिस्टेंस यूज करते हैं, जिसकी यूनिट मीटर होती है। ये क्या है, t सेकंड में चली गई दूरी, तो बोल सकते हैं डिस्टेंस इन t के पास लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, यहां पर n लिख लेंगे t वे सेकंड में, तो t सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस इन t सेकंड, ध्यान रखना, जो भी बोलेंगे 5वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, वहां पर इसका फॉर्मूला यूज होता है। न्यूमेरिकल भी देख लेंगे, यूनिट सबकी पता चल गई, डिस्टेंस की यहाँ पर यूनिट यही होगी। एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। एक्सीलरेशन से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन कौन से, जो मैंने बताया था डी एक्सीलरेशन, जिसे हिंदी में मंदन बोलते हैं, ध्यान रखना है। मैंने आपको एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट हुआ था, a इक्वल में v माइनस यू अपॉन टी। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अगर मेरे पास वेलोसिटी बढ़ेगी तो मेरे पास एक्सीलरेशन पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी घटेगी टाइम के साथ साथ तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव होता है उसे बोलते हैं मंदन। कोई भी बाइक चला रहे, स्कूटी चला रहे, साइकिल चला रहे, ब्रेक मारते ना, वो वाला कॉन्सेप्ट, उसी बोलते हैं किसी भी चीज को मंदन, मतलब स्लो करना, वही एक्सीलरेशन का डी एक्सीलरेशन वाला पार्ट कहलाता है। वहां पर एक्सीलरेशन नेगेटिव लिया जाता है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब लिया जाएगा समझ में आ गया, नेगेटिव कब लिया जाएगा वो भी समझ में आ गया, जीरो कब लिया जाएगा वो भी समझ लो। एक्सीलरेशन जीरो किस केस में होता है, जब मेरे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाएंगे ना, कांस्टेंट वेग से, एक ही स्पीड से चलता रहेगा, 20 की स्पीड से यहां पर था शुरू में, लास्ट वेग अंतिम वेग भी, फाइनल वेलोसिटी भी 20 है, इनिशियल भी 20 है, 20 माइनस 20 करेंगे जीरो आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन इस केस में जीरो होगा। तो ध्यान रखना है, नियत वेग से, हिंदी में बोलते हैं नियत वेग से चलने वाली, बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाली किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन क्या होती है, जीरो होती है। होप सो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। थोड़ा सा और डिफरेंट पार्ट देखते हैं इसी से, गति से ही रिलेटेड। सो अब न्यूटन के गति के नियम देखते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे से आपने न्यूटन्स लॉ की तरह बहुत अच्छे से पढ़े भी हैं, सुने भी हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा टॉप ऑफ टाउन भी है, मतलब कॉन्सेप्ट काफी बच्चों को पता भी होता है। तो न्यूटन के गति के नियम से क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है। तीनों नियम को अच्छे से वन बाय वन समझेंगे। पहला क्या है, फर्स्ट लॉ जिसे बोलते हैं प्रथम नियम, काफी अच्छे से सुनना है आपको कॉन्सेप्ट को। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी फॉर्म में है, रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलते ही रहेगा, अनलेस कब तक, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई पिंड, कोई भी ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा, गति की अवस्था में चल रहा है तो चलता ही रहेगा। कब तक, जब तक कोई इस पे बोल सकते हैं वो, मतलब कोई भी हमारे पास अनबैलेंस फोर्स उस पर नहीं लगाया जाएगा, तब तक वो अपनी सेम पोजीशन में रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम बोल सकते हैं जड़त्व का नियम भी बोलते थे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी इनिशियल फॉर्म में है, प्रारंभिक फॉर्म बोल सकते हैं, इनिशियल फॉर्म में तो अपनी इनिशियल फॉर्म में रहेगा, स्टेशनरी फॉर्म में तो स्टेशनरी फॉर्म में रहेगा, चल रहा है तो चलते ही रहेगा, अनलेस जब तक कोई भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसे हिंदी में जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम। याद रहेगा अच्छे से। लॉ ऑफ इनर्शिया कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन से टाइप का होता है, बहुत अच्छे से देखो, तीनों टाइप को मैं मेंशन कर देता हूं, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देख सकते हैं आप। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड कौन सा है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो तीनों इनर्शिया को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जड़त्व के नियम तीनों ये है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है।
तीनों ही अगर कॉन्सेप्ट को मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं। रेस्ट की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल देखिए, अगर आप किसी बस में खड़े हैं तो अगर कोई बस ट्रेवल चल रही है मोशन फॉर्म में, मूविंग फॉर्म में, तो उस पर जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। इनर्शिया वाला ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, गाड़ी में आप बैठे हैं कार में, आप लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे तो आप राइट की तरफ थोड़ा सा झुक जाएंगे। सो ये इनर्शिया ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट है, रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी कोई मूविंग कार, जैसे मैं बस वाला एग्जांपल दे रहा था, वो बस आगे की तरफ चलेगी तो आप पीछे की तरफ धक्का होएगा, आपको झटका लगेगा, मतलब बोल सकते हैं डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ये है। इन सभी एग्जांपल को आप काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से समझ सकते हो। नाव वाला देख सकते हो, चाबुक से पीछे की तरफ पानी वो करते हैं, फोर्स करते हैं, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब चाबुक से पानी पीछे करेगा, नाव आगे की तरफ चलेगी। तो सब इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिक भी एग्जांपल थे, इतना डीप नहीं जाने था। लॉ ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट हमारे पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आया। फर्स्ट लॉ क्या था, ध्यान रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्टेशनरी फॉर्म में तो स्टेशनरी फॉर्म में रहेगा, अगर अपनी मूविंग फॉर्म में तो मूविंग फॉर्म में रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करा जाएगा। मैंने 3 से 4 बार रिपीट कर दिया, आपको सुनते सुनते ही याद हो गया होगा। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था, वो भी काफी ज्यादा यूजफुल है। न्यूटन की गति का सेकंड नियम, द्वितीय नियम समझते काफी ज्यादा ये भी इजी है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, माना कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप कोई फोर्स लगाएंगे, घर पर कोई टेबल रखी है, आप उसे फोर्स लगाएंगे तो उस पर लगाया गया जो बल है ना, 2 चीज पर डिपेंड करता है। द फोर्स इज टोटली डिपेंड ऑन 2 ऑब्जेक्ट। फर्स्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड वन एक्सीलरेशन। मतलब किसी भी वस्तु पर आपने बल लगाया तो 2 चीज पर निर्भर करेगा, एक तो उसके द्रव्यमान पर, मास पर, एक उसके एक्सीलरेशन पर, जो त्वरण बोलते हैं। दोनों पे डिपेंड करते हैं, चीज ध्यान रखना, अनुक्रमानुपाती होता है। मास और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, जितनी ज्यादा भारी चीज होगी उतनी आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सेम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है, अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, ये चीज ध्यान रखना है। सेपरेटली एक एक करके बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कॉन्स्टेंट आता है के, ठीक है। किसी भी यूनिट कॉन्सेप्ट के लिए के की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, सो के कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना, एफ इक्वल में एम में, जो कि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत यूजफुल भी है। जिसकी यूनिट ध्यान रखना है यहाँ पर, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, बल की यूनिट, बल का नियतांक क्या होता है, क्या बोलते हैं, बल की यूनिट, मतलब बल की क्या बोलते हैं हिंदी में, यूनिट को देख लेना आप। हमारे पास बल की यूनिट है क्या होगी हमारे पास, उसको बोलते हैं न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। और ये हमारे पास एमकेएस का कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास कितनी होगी, सीजीएस हमारे पास होती है डाइन। तो हम ध्यान रखना, DYNE बोल सकते हैं, हिंदी में से ऐसे लिखते हैं डाइन, डाइन नहीं डाइन, ध्यान रखना। 1 न्यूटन इक्वल में 10 की पावर 5 डाइन, ये ध्यान रखना अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट 1 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, या फिर चेंज करवा लेगा आपको, 5 न्यूटन को इतने डाइन में चेंज करिए, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करवा लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका यूजफुल था। ये दोनों चीजें भी याद रखनी है, यूनिट वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या क्या है, फर्स्ट लॉ याद हुआ, बहुत अच्छे से याद हो गया। सेकंड क्या था, एफ इक्वल में एम में, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, उसी में देखते हैं गति के तीसरे नियम में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गति के तीसरे नियम को देखते हैं, जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मैं आपको नाम बताती है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसे बोलते हैं एक्शन पर रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब कॉन्सेप्ट को सुने अच्छे से, क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर रहेगा। अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो भी आप फोर्स लगाने वाले हो, सो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है, मतलब एक्शन का रिएक्शन। लेकिन ध्यान रखना है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, यही इसकी डेफिनेशन है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है एक्शन पर रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट। अगर आप समझ गए तो ठीक है, एक बार और 2-3 बार एक्सप्लेनिंग कर देते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, माना आपने एक फोर्स से, एक हाथ से दूसरे हाथ पे फोर्स लगाया, जितना फोर्स आप लेफ्ट से लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपके पास राइट में लगेगा। इसी ध्यान है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप एक्सपेरिमेंट करके बोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नॉर्मली बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगेगा। और एक चीज और क्या है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। इसने अगर इस साइड में लगाया तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में है, तो इसे बोलते हैं एक्शन पर रिएक्शन। जैसे कि मैं किसी वॉल को, दीवार को प्रेस करूंगा तो दीवार भी मेरे पर उतना ही फोर्स लगाएगी, इसलिए वो दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है। दोनों में से किसी का भी फोर्स ज्यादा होता है तो अपोजिट वाली चीज पीछे हो जाएगी। यस और नो, ऑब्वियसली बात, इस वाले हाथ का फोर्स ज्यादा होगा तो ये वाला हाथ इधर हो जाएगा, ये वाला हाथ का फोर्स ज्यादा होगा तो ये वाला हाथ इधर हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमारे पास यही था, एक्शन पर रिएक्शन। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इससे रिलेटेड एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं संवेग। हिंदी में संवेग बोलते हैं, इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं। है क्या, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। संवेग को क्या बोलते हैं, समवेग, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड मोमेंटम।
तो ध्यान रखना है मास का और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। संवेग की डेफिनेशन भी याद हो गई, इसकी यूनिट का कॉन्सेप्ट और समझ लो। यूनिट क्या होगी, मैं इसकी दो यूनिट आपको बताने वाला हूं। बहुत अच्छी देखो, ये हमारे पास मास होता है किलोग्राम, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी एक यूनिट तो हम ये लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक यूनिट और क्या हो सकती है, बहुत अच्छे से समझते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेट करता है, जिसे बोलते हैं संवेग और इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। संवेग होता क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो इसे डिनोट करते हैं पी से, एम इंटू वी इसका फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान और वेलोसिटी के दोनों के प्रोडक्ट को, मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं, जिसे पी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है यूनिट से रिलेटेड। इसकी यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या होती है केजी किलोग्राम, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। एक यूनिट तो इसकी ये हो गई जो हमारे लिए यूजफुल रहेगी। एक और यूनिट भी इसके लिए यूजफुल है, कैसी, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बोल सकते चेंज कर रहा हूँ, फॉर्मूला प्ले कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एम इंटू वी है, अगर मैं इसे टी से डिवाइड करूं और टी से मल्टीप्लाई करूं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। और एम में किसका फॉर्मूला है, एफ का। तो ध्यान रखना इसका ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, पी इक्वल में एफ इंटू टी। और अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब इसकी यूनिट में चेंज आ गया, न्यूटन सेकंड इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी, जो काफी ज्यादा यूजफुल है, अथवा के नाम से बोल सकते हैं। और के कॉन्सेप्ट में ऑप्शन में आपको मिल सकती है। होप सो दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। न्यूटन थर्ड लॉ की बेस पर जो सा मोमेंटम कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। जब मैंने मोमेंटम की बात कर ली है तो बोल सकते हैं संवेग का संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा यूजफुल है वो भी। संवेग संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, संवेग संरक्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। आपको एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से कॉन्सेप्ट को फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। कॉन्सेप्ट है क्या, मान लेते हैं रोड पर कोई भी एक गाड़ी चल रही है, एक छोटी गाड़ी चल रही है, ठीक है। थोड़ी ही देर में देखते हैं कि दोनों टकरा जाती है, ऑब्वियस सी बात है टकराएगी, पीछे वाली की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, पूरी फॉर्म में चला रहे हैं। बाद में क्या होता है, टक्कर के बाद इनकी स्पीड में चेंजेस आ जाते हैं। चेंजेस आएंगे क्या, एक गाड़ी आप इमेजिन कर लेना, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है ना। सो चेक करते हैं, इसे बोलते हैं बिफोर कोलिजन, मतलब टक्कर से पहले की टाइम मोमेंटम। बिफोर कोलिजन मतलब बिफोर कोलिजन, ठीक है, ये टाइम ऑफ कोलिजन, कोलिजन का समय। ये आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। संवेग संरक्षण का नियम है क्या, मैं आपको बताऊं, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के मिड में लगने, दो ऑब्जेक्ट के बीच में टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट इसका नियम है संवेग संरक्षण का। मतलब बोल सकते हैं ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर वाला, नॉट बी डिस्ट्रॉय वाला कॉन्सेप्ट वही है। मतलब उनकी ऑब्जेक्ट की दोनों की मोमेंटम कैसे होता है, सेम होता है। कैसे होता है, इस वाले का मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग में चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। बाद में मास में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, m1 m2। वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, क्या पता पीछे वाले ने बहुत तेज स्पीड से टक्कर मारी हो, तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v1, इसकी v2। सो मोमेंटम मेरे पास क्या निकलेगा, बिफोर कोलिजन मेरे पास मोमेंटम क्या आएगा, m1 u1, m इंटू वी तो फॉर्मूला u था, मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है संवेग का, m1 u1 m2 u2 टोटल आ गया। ध्यान रखना है दोनों का इक्वल होता हमेशा, हर एक केसेस में संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। बाद में भी m1 v1 m2 v2। सो आप इस फॉर्मूले को काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं और आप इस फॉर्मूले से समझ भी गए होंगे संवेग संरक्षण का नियम है क्या। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के टकराने से पहले का संवेग, टकराने के बाद के संवेग के आपस में इक्वल होता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। अगर ऐसा होता है कि दोनों बाद में इनकी वेलोसिटी की वजह सेम हो जाए और दोनों चिपक जाए एक साथ और साथ में चलने लगे और वेलोसिटी की वजह सेम हो जाए, तब आप क्या करेंगे ऐसे केस में, जब आपका v1 और v2 दोनों की स्पीड सेम हो जाए, कैसी हो जाए, सेम हो जाए। सो आप इसे ऐसे लिखेंगे m1 u1 m2 u2 और v क्या हो जाएगा, दोनों ही केसेस में सेम हो जाएगा। सो v को कॉमन ले लेंगे आप, m1 प्लस m2 बचेगा और मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास न्यूमेरिकली थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर यूज में आएगा तो v किस केस में सेम होएगा और u किस केस में सेम होएगा, जब दोनों की वेलोसिटी स्टार्टिंग में सेम होगी। होप सो संवेग संरक्षण का कॉन्सेप्ट जो कि न्यूमेरिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आने वाला था क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड एक आध टॉपिक और हमारे पास क्या है जो गति से टॉपिक से रिलेटेड ये रिमेन है अभी।
एक और सेकंड लास्ट वो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, छोटा सा मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही यूनिट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपको थोड़ा यूनिट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बल लागू का कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करते हैं। मोमेंटम ऑफ फोर्स होता क्या है, बहुत आसान से फोर्स हमारे पास मोमेंटम फोर्स को हम टो से डिनोट करते हैं, इसे टो बनाते हैं, एफ इंटू डी। मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से। दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट ये है, सेकंड ऑब्जेक्ट ये है। आपने इन ऑब्जेक्ट के मिडिल में कोई भी फोर्स क्रिएट किया, जो फोर्स होगा और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है ना आपको, जो 90 डिग्री पर होती है, ये वाली डिस्टेंस, जिसे मैं एल बोल सकता हूँ या डी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डी मेंशन किया है, डी ले लेंगे। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, क्या होता है हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोर्स होता है। बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। अगर इसी मोमेंटम ऑफ फोर्स के कॉन्सेप्ट की अगर आप ध्यान रखना है, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, अगर क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लिया जाता है इस केस में, तो हमारे पास नेगेटिव किस केस में लिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज के कॉन्सेप्ट पे लिया जाएगा। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या होती है हमारे पास, होती है न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मोमेंटम फोर्स का कॉन्सेप्ट है क्या। अब देखते हैं हमारे पास एसआई यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, यूनिट वाले को है क्या, एसआई सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है क्या, मैं आपको बता दूं ना इन शॉर्ट। वैसे मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको नहीं मिलता तो कमेंट में मेंशन कर देंगे। यूनिट वाला कॉन्सेप्ट और एक स्केलर वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, दोनों की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसकी फुल फॉर्म होती है क्या कॉन्सेप्ट, आपको तीन चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले एमकेएस पढ़े अच्छे से, सेकंड क्या है हमारे पास सीजीएस, और थर्ड क्या है हमारे पास एफपीएस। एफपीएस इनकी फुल फॉर्म क्या क्या होती है। एम हमारे पास होता है मीटर के लिए, ये केजी के लिए, किलोग्राम के लिए, और ये सेकंड के लिए। ये हमारे पास होता है सेंटीमीटर के लिए, जी होता है ग्राम के लिए, एस होता है सेकंड के लिए। इसीलिए ध्यान रखना दोनों ही सिस्टम में सेकंड ही लिया जाता है टाइम के लिए। ये होता है हमारे पास फुट के लिए, एफ टी। पाउंड को एलबी बोलते हैं, ध्यान रखना पाउंड के लिए यूज किया जाता है, इसे सेकंड के लिए यूज किया जाता है। ये ऐसा ही सिस्टम है जिससे हम यूनिट को एक बोल सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं इसी पैटर्न से। और अच्छी अच्छी ट्रिक्स और अच्छे अच्छे मेथड आपको चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेंगे। साइंस की और मैथ की प्रॉपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको कॉन्सेप्ट के साथ, नोट्स के साथ मिलेंगी। आज की वीडियो है, आज का कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।